नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप से, जो उनकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को और एक्सपांड करने जा रहे हैं। और अभी कर्नाटका में उनको 7.4 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड मिल गई है। दोस्तों बेसिकली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये काम किया जाएगा। कर्नाटका के वेमगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने लैंड एक्वायर की है। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड से स्टेट हाईवे 96 पर ये लोकेटेड है, जहां पर इनके द्वारा नई फैक्ट्री सेटअप की जाएगी। एयरक्राफ्ट और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल असेंबली के ऊपर यहाँ पर काम होगा। 2300 करोड़ रुपीज के आसपास टाटा के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्ट की जाएंगी, जिसके थ्रू 1650 के आसपास जॉब भी जनरेट होंगी। एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो इसके साथ साथ एक एमआरओ फैसिलिटी भी इनके द्वारा तैयार की जाएगी। ओवरऑल 29.34 करोड़ रुपीज इन्होंने पे किया है ये लैंड लेने के लिए। और मोस्टली आप कह सकते हैं अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर इनकी फैक्ट्री तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका दूसरा फेज भी अप्रूव कर दिया है। और इसके लिए 6,839 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल बजट सामने रखा गया है। दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत देश के बॉर्डर एरियाज में वाइब्रेंट विलेजेस को डेवलप किया जाता है, ताकि वहां पर जो लोग रहते हैं उनको पलायन ना करना पड़े। इसके पहले फेज के ऊपर काम हो रहा है और अब इसके साथ साथ दूसरे फेज में 17 स्टेट्स और यूटीज में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं स्टेट्स और यूटीज का कवर किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। जितने भी विलेजेस यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, हर एक विलेज के लिए डेडिकेटेड और यूनिक प्लान क्रिएट करने की बात की गई है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि पहले फेज में सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को कवर किया गया था जो कि चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करती थी, लेकिन इस फेज में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इन कंट्रीज के साथ में जो स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है उनको भी इंक्लूड किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ आपका दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा रेलवे के लिए 4 और मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी है। और यहाँ पर वो 18,658 करोड़ रुपीज खर्च करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन 3 स्टेट्स के लिए अप्रूव किए गए हैं, जहां पर कुल मिलाकर 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 1,247 किलोमीटर का नया रेल नेटवर्क बनाया जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो उड़ीसा में संबलपुर से जरपड़ा के बीच में 3rd और 4th रेल लाइन, झारसुगुड़ा से सासोन के बीच में 3rd और 4th रेल लाइन, छत्तीसगढ़ में रायपुर से परमलगस्सा के बीच में 5th और 6th रेल लाइन, जबकि महाराष्ट्र में भी गोंदिया बल्हार से सेक्शन की डबलिंग की बात यहाँ पर की गई है। इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। 19 के आसपास नए रेल स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसके चलते ऑलमोस्ट 47.25 लाख लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों हमारी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा वृंदावन बाईपास को अप्रूवल दे दी गई है। और फाइनली काफी लंबे समय के बाद वृंदावन डीकंजेस्ट हो पाएगा। दोस्तों वृंदावन के बारे में आप जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण की नगरी है और ये हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पिलग्रिम सिटी है। डेली ऑन एन एवरेज यहाँ से 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों का फुटफॉल देखने को मिलता है। और यही मेन कारण है कि अभी यहाँ पर एक बाईपास की जरूरत है, जिसके थ्रू दिल्ली आगरा हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। मल्टीपल फ्लाईओवर्स और एक स्टेट ऑफ द आर्ट हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा यमुना रिवर के ऊपर। 3,000 व्हीकल्स के लिए 12 हेक्टेयर के एरिया में एक मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। ओवरऑल 1,645.72 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और अभी अप्रूवल मिल गई है तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर लैंड एक्विजिशन भी यहाँ पर स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा एक और एलिवेटेड रोड को अप्रूवल दे दी गई है। और इस बार एलिवेटेड रोड सोनिया विहार एरिया में बनाया जाएगा। तो इस एलिवेटेड रोड की लेंथ अराउंड 5.5 किलोमीटर के आसपास होगी, जो ट्रांस यमुना रीजन में ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करेगा। नानकसर गुरुद्वारा से स्टार्ट होगा और यूपी बॉर्डर के पास शनि मंदिर में जाकर टर्मिनेट होगा। पहले प्लान ये था कि यहाँ पर एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज देखने को मिलते हैं तो अब इसे एक एलिवेटेड रोड से रिप्लेस कर दिया गया है। 500 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर इसको तैयार कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर है, जहां पर दोस्तों फाइनली अडानी ग्रुप के द्वारा धारावी के रीडेवलपमेंट के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। और अभी इसको लेकर रेल लाइन पर जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों धारावी रीडेवलपमेंट अपने आप में एक मेगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी तक अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर सर्वे काम किया जा रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 80% तक कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जो 90,000 हाउस होल्ड यहाँ पर कवर किए जा रहे थे उसमें से ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास कवर हो चुके हैं। और इसी के चलते ही अब इसके पहले फेज के ऊपर काम की स्टार्ट किया गया है। रेलवे का लैंड पार्सल 40 एकड़ का है, जो कि मटुंगा में है। और यहाँ पर 15 से लेकर 20,000 के आसपास लोगों को सेटल किया जाएगा। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा बनाए जाएंगे, जहाँ पर लोगों को इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल पाएंगी। और होपफुली अब क्योंकि काम स्टार्ट हो गया है तो आगे हमें कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट हाइपरलूप को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन स्टार्टअप तूतुर हाइपरलूप उनकी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करने वाला है। और इसको लेकर अभी उन्होंने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ में एक एमओयू भी साइन किया है। दोस्तों तूतुर हाइपरलूप के बारे में मोस्टली अभी तक आप सब जान चुके होंगे, क्योंकि हमारे देश का एक प्रीमियर स्टार्टअप है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में,
रिसेंटली इनके द्वारा IIT मद्रास में टेस्ट ट्रैक भी तैयार किया गया है हाइपरलूप की टेस्टिंग को लेकर। और उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो उनके हाइपरलूप का इस्तेमाल करेंगे। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर उनके GNPT लॉजिस्टिक पार्क में टूथर हाइपरलूप के द्वारा उनकी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट की जाएगी कि कैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है और कैसे कितनी कम समय में कार्गो को इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देखना यही है कि कैसे दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली हावड़ा रेल कॉरिडोर पर इंडियन रेलवेज के द्वारा एक और सेक्शन को 160 kmph की स्पीड की कैपेबल बना दिया गया है, क्योंकि पंडित डीडू जंक्शन से धनबाद जंक्शन के बीच में 160 kmph की स्पीड से ट्रायल रन सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं। दोस्तों अभी जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा इन दोनों कॉरिडोर्स को 160 kmph की कैपेबल बनाया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर काम कर रही है और अभी ये ट्रायल उसी का ही हिस्सा है। पंडित डीडू जंक्शन से धनबाद तक वाया गया 400 किलोमीटर के सेक्शन पर 160 kmph की स्पीड से ट्रेन को दौड़ाया गया था और टेस्टिंग के दौरान ये सभी पैरामीटर्स पर खड़ी भी उतरी है और सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट भी किया गया है। और अच्छी बात यह है कि 400 किलोमीटर के सेक्शन पर ऑलमोस्ट सब जगह पर फेंसिंग कर दी गई है, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए जब ट्रेन को फास्ट स्पीड से यहाँ पर चलाया जाएगा। और इस ट्रायल के चलते ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अब ये सेक्शन कमर्शियल ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई कैप्टिव पोर्ट का प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है और अब ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। दोस्तों बेसिकली इस कंपनी के द्वारा ये प्रपोजल आंध्र प्रदेश सरकार के पास में पहुंचाया गया था, क्योंकि अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट में के द्वारा एक बड़ा स्टील प्लांट सेटअप किया जा रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा। और क्योंकि यहाँ से उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होगा, तो उसी के चलते इसके आसपास वो एक नई पोर्ट को डेवलप करना चाहते थे। DL पुरम विलेज में बनकर तैयार होगी, जहाँ पर 2.9 किलोमीटर का एक वाटर फ्रंट भी बनाया जाएगा। 20.5 मिलियन टन पर एनम कार्गो को हैंडल करेगी पहले फेज के अंदर, जबकि दूसरे फेज में एडिशनल 10.5 मिलियन टन पर एनम की कार्गो कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप की जाएगी। कुल मिलाकर 5,816 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और 1,000 के आसपास यहाँ पर जॉब भी जनरेट होंगी। और जब तक इनका स्टील प्लांट यहाँ पर बनकर तैयार होगा, तब तक इनकी पोर्ट भी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों प्रयागराज इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की तरफ से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है और फाइनली उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके ऊपर काम आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों प्रयागराज इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बनकर तैयार होगा। सरस्वती हाईटेक सिटी काफी पास में लोकेटेड होगा। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि इसका कुछ हिस्सा उसके अंदर भी होने वाला है। ओवरऑल 352 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर ई-मोबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, गारमेंट्स, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज तैयार की जाएंगी। 1600 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी और 15,000 के आसपास यहाँ पर जॉब जनरेट हो पाएगी। और अभी क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल मिल गई है, तो उम्मीद है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको डेवलप करेगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी हमारी रेलवे से ही है, जहाँ पर दोस्तों बढ़ते हुए वाटर क्राइसिस को देखकर रेलवे के द्वारा एक और इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है और इसके अंतर्गत रेलवे ट्रैक्स के अलोन जो वैकेंट लैंड अवेलेबल होगी, वहां पर रेलवे के द्वारा आर्टिफिशियल पॉन्ड्स को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप का अमृत सरोवर टाइप का इनिशिएटिव होगा, जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि 50,000 के आसपास आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हमारी सरकार उसके अंतर्गत डेवलप करने वाली थी, जबकि डेवलप 68,000 के आसपास कर दिए गए हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी काम किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में यहाँ पर हमारी रेलवे काम करने वाली है और इनिशियली 9 सेंट्रल रीजन को इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर सर्वे का काम भी स्टार्ट हो गया है। जितने भी सुटेबल लोकेशंस के लिए मिलेंगी, वहाँ पर ये पोर्ट्स बनकर तैयार होंगे। नए पोर्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको भी रिजुनेट किया जाएगा। नेशनल वाटर मिशन की यहाँ पर गाइडलाइंस भी फॉलो की जाएंगी और होपफुली सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।